Good morning to all my dear students. In the last class we have completed up to properties of water और आज की क्लास में हम लोग उसी से आगे बढ़ेंगे। तो आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे पीएच डिटर्मिनेशन, कैसे पीएच डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन का पीएच कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो आज हम लोग लेक्चर नंबर 7 पे आ चुके हैं और आज का जो हमारा हेडिंग होगा, आज जो हम लोग सीखने जा रहे हैं पीएच कैलकुलेशन for different types of solution. pH calculation for different types of solution. तो डिफरेंट तरीके के सॉल्यूशन के पीएच का कैलकुलेशन सीखेंगे आज की क्लास में हम लोग। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन का मतलब कैसे, कल मैंने पीएच और पीओएच का आइडिया आपको दिया था। पीएच और पीओएच का जो सम होता है एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड 14 के इक्वल्स होता है, ठीक है ना। तो अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के सॉल्यूशन का हम लोग क्या कैलकुलेट करना सीखेंगे आज, पीएच वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास जो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन हो सकता है ना, उनको 3 केस में हम लोग कर लेते हैं। केस 1 ले लेते हैं एसिडिक सॉल्यूशन, केस 2 ले लेंगे हम लोग बेसिक सॉल्यूशन, और एक ऐसा केस लेंगे जिसमें एसिड और बेस दोनों को वाटर के अंदर डिसॉल्व किया जाएगा। तो चलिए हम लोग केस फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। केस फर्स्ट लेता हूं मैं, और केस फर्स्ट आपका ले लेता हूं कैसा सॉल्यूशन रहेगा, एसिडिक सॉल्यूशन। फर्स्ट सॉल्यूशन कैसा हम लोग ले रहे हैं, एसिडिक सॉल्यूशन। और एसिडिक सॉल्यूशन से आप क्या समझते हैं, एसिडिक सॉल्यूशन का मतलब होता है एसिड इज डिजॉल्व्ड इन वाटर। तो अगर हमने वाटर के अंदर एसिड को डिसॉल्व किया तो ऐसे सॉल्यूशन कैसा बनाएगा, एसिडिक सॉल्यूशन बनाएगा। अब कौन सा एसिड डिसॉल्व किया जा रहा है और कितने नंबर ऑफ एसिड डिसॉल्व किए जा रहे हैं, उसके बेसिस पे हमारा एसिडिक सॉल्यूशन भी फर्दर क्लासिफाइड होता है, ठीक है। तो देखो इसमें भी हम लोग अलग अलग देख सकते हैं। जैसे फर्स्ट टाइप का हमारा एसिडिक एसिड हो सकता है सॉल्यूशन जिसमें हमने किसको डाला, स्ट्रॉन्ग एसिड को डिसॉल्व किया। वैसा एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब ऐसे। सेकेंड हो सकता है कि हमने मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड डाल दें, एक से ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड को डिसॉल्व कर दो, तो सेकेंड हम लोग को ले लेते हैं मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, एक से ज्यादा एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड को डिसॉल्व कर दिया। थर्ड टाइप का हो सकता है पॉसिबिलिटी इसमें कि हम लोगों ने वीक एसिड को डिसॉल्व किया। थर्ड टाइप का कैसा हो सकता है हमारे पास, वीक एसिड मतलब क्या हमारे लिए WA हो जाएगा। फोर्थ पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मिक्सचर ऑफ वीक एसिड डाल दें हम लोग, मिक्सचर ऑफ वीक एसिड मतलब वीक एसिड के साथ किसको डाल दो आप, वीक एसिड को डाल दो, ठीक है। फिफ्थ पॉसिबिलिटी ये भी है अपने पास कि हम लोग जितनी आप पॉसिबिलिटी बना सकते हो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड पे, एक तो स्ट्रॉन्ग एसिड का आप चाहो तो एसिडिक सॉल्यूशन बना सकते हैं, मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब एक से ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड को डिसॉल्व कर लो। थर्ड हम लोग वीक एसिड का बना सकते हैं। फोर्थ मिक्सचर ऑफ वीक एसिड मतलब एक से ज्यादा वीक एसिड को डिसॉल्व कर दिया। और फिफ्थ पॉसिबिलिटी स्ट्रॉन्ग और वीक दोनों को एक साथ डाल दो, मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ वीक एसिड का भी मिक्सचर बना सकते हैं। और इसमें एक और पॉसिबिलिटी हम लोग पढ़ेंगे लास्ट पॉसिबिलिटी, पॉलीप्रोटिक एसिड क्या होते हैं, जो एक से ज्यादा H+ देते हैं। और पॉलीप्रोटिक एसिड में हमारे पास इट में भी पॉसिबल कि केवल सिंगल मतलब क्या, केवल एक ही पॉलीप्रोटिक एसिड डाला जाए, या हो सकता है विथ स्ट्रॉन्ग एसिड डाल दें, या हो सकता है हम लोग इसको विथ वीक एसिड भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये टोटल अपने पास 6 पॉसिबिलिटी हैं एसिडिक सॉल्यूशन बनाने के लिए। इन 6 डिफरेंट एसिडिक सॉल्यूशन की हमें क्या कैलकुलेट करनी होती है, पीएच वैल्यू को कैलकुलेट करना होता है। तो आप देख सकते हैं अपने पास 6 हैं टोटल पॉसिबिलिटी। इस तरीके से अगर बेस को जब डिसॉल्व करेंगे वाटर के अंदर तो कैसा सॉल्यूशन डेवलप होगा, बेसिक सॉल्यूशन डेवलप होगा। तो अगर एक बार बेटा हम एसिडिक समझ जाते हैं ना, तो एसिडिक सॉल्यूशन का पूरा मिरर इमेज होता है कौन सा, बेसिक सॉल्यूशन। क्योंकि एसिडिक सॉल्यूशन में हम H+ आयन का कंसंट्रेशन निकालते हैं और बेसिक सॉल्यूशन में OH- आयन का कंसंट्रेशन हम लोग निकालेंगे। तो एक बार आप इनको मैं डिटेल में पूरा डिस्कस करता हूं और इसी के बेसिस पे हम लोग बेसिक सॉल्यूशन के भी बारे में समझ सकते हैं, ठीक है। तो
एसिडिक सॉल्यूशन में इतने सारे केसेस पॉसिबल हैं, और बेस सॉल्यूशन का भी मैं अगर बताऊं, चलो मैं यही ले लेता हूं, केस सेकंड हम लोग अगर लेना चाहें तो केस सेकंड हम लोग ले सकते हैं बेसिक सॉल्यूशन। केस सेकंड कैसा ले सकते हैं हम लोग? बेसिक सॉल्यूशन ले सकते हैं। और बेसिक सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा? बेसिक सॉल्यूशन में हम लोग यही बोलेंगे कि बेस इज डिजॉल्व इन वाटर, बेस इज डिजॉल्व इन वाटर। तो अगर आप बेस को वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो कौन सा सॉल्यूशन बनेगा? बेसिक सॉल्यूशन बनेगा। हो गया सर सही? तो बेसिक सॉल्यूशन बनेगा अगर हम लोग बेस को डिजॉल्व करेंगे। और इसके बेसिस पे आप कौन कौन से देख सकते हैं सॉल्यूशन पॉसिबल हैं? जैसे या तो आप स्ट्रॉन्ग एसिड डाल लेते हैं, यहां पे कौन कौन से बना सकते हो? सेम पॉसिबिलिटीज हो जाएंगी। हम लोग चाहें तो स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्यूशन बना सकते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस मतलब एसपी। सेकेंड सॉल्यूशन हम लोग चाहें तो मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस भी डाल सकते हैं, मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस का। थर्ड पॉसिबिलिटी है कि हम लोग वीक बेस का सॉल्यूशन बना लें, वीक बेस WB। फोर्थ पॉसिबिलिटी क्या अपने पास? हम लोग फोर्थ पॉसिबिलिटी ये है कि हम लोग मिक्सचर कर दें वीक बेस और स्ट्रॉन्ग बेस का, तो मिक्सचर ऑफ वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। और फिफ्थ एक पॉसिबिलिटी और इसमें हम लोग ले सकते हैं, कौन सा? वीक बेस का वीक बेस के साथ पहले मिक्सचर ले लो, वीक बेस का वीक बेस के साथ। और लास्ट एक और पॉसिबिलिटी हम लोग ले सकते हैं, क्या? मिक्सचर ऑफ वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, है ना। पॉलीप्रोटिक बेस में हम लोग नहीं जाते हैं ना, पॉलीप्रोटिक बेस के बारे में नहीं पढ़ना है। तो पॉलीप्रोटिक एसिड केवल हम एसिड में ही पढ़ेंगे। और एसिड का मतलब, पॉलीप्रोटिक का मतलब होता है जो एक से ज्यादा आयंस में डिसोसिएट होते हैं। तो टोटल ये देख सकते हैं आप कितनी पॉसिबिलिटीज एसिडिक सॉल्यूशन में टोटल 6 पॉसिबिलिटी है, बेसिक सॉल्यूशन में टोटल 5 पॉसिबिलिटी है। और जब एसिड बेस दोनों को एक साथ डाला जाता है तो उसमें भी 2 पार्ट होते हैं, वो भी मैं समझा रहा हूं आपको अभी। तो अगर मैं इनमें अगर बस ये पूछूं आपसे पहले कि कॉमन आयन इफेक्ट कहां कहां पे लगेगा, तो कॉमन आयन इफेक्ट लगने के लिए मिनिमम कितने इलेक्ट्रोलाइट्स होने चाहिए? 2 इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे पास होने चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड के केस में कॉमन आयन नहीं लगेगा। देखो लगने को तो इसमें भी कॉमन आयन इफेक्ट लगता है, क्योंकि आप चीज डिजॉल्व किस में कर रहे हैं? हमेशा वाटर के अंदर। तो वाटर का H2O टूटता है H+ एंड OH- में। तो वाटर का एक आयन H+ तो हमेशा एसिड के साथ कॉमन मिलने वाला है। जब बेस को डिजॉल्व करोगे तो OH- आयन कॉमन मिलने वाला है। लेकिन वाटर चूंकि हर केस में रहता है, तो वाटर के बेसिकली हम लोग कॉमन आयन इफेक्ट को उतना मानते नहीं है, नेग्लेक्ट करके चलते हैं। तो अगर कॉमन आयन प्रॉपर तरीके से देखा जाए तो स्ट्रॉन्ग एसिड में नहीं लगेगा, मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड में भी नहीं लगने वाला है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग वाले में कभी भी कॉमन आयन इफेक्ट का रोल नहीं देखा जाता है ना, तो इसमें भी नहीं लगेगा, वीक एसिड में भी नहीं। नीचे के ये 3 जो हैं आपके, है ना, इनमें कॉमन आयन इफेक्ट का रोल प्ले होगा। किसके अंदर? मिक्सचर ऑफ वीक एसिड प्लस वीक एसिड में आएगा कॉमन आयन, स्ट्रॉन्ग एसिड का वीक एसिड के साथ भी आएगा। और पॉलीप्रोटिक तो हमें पता ही है मोर देन 1 स्टेप में टूटता है। तो अगर H2S है तो H2S कैसे टूटेगा? HS- प्लस H+, और अगले स्टेप में HS- फिर से टूटेगा H+ एंड S के ऊपर 2-। तो आप देख सकते हैं H+ क्या हो जाता है इसमें? कॉमन। तो कॉमन आयन इफेक्ट इन नीचे के तीनों में लगेगा, ठीक है। और इनमें बात करें अगर, तो इनमें कॉमन आयन केवल इन दोनों में लगेगा। तो यहां पे कॉमन आयन इफेक्ट का रोल हमें केवल इनके अंदर कंसीडर करना है, ठीक है। चलो तो ये 2 हो गए। थोड़ा इंक ले लेता हूं फिर आगे डिस्कस करता हूं। तो एक एसिडिक सॉल्यूशन का केस हमने देख लिया और एक बेसिक सॉल्यूशन। एसिडिक सॉल्यूशन में एसिड डिसॉल्व किया जाता है वाटर के अंदर, एंड दीज आर फर्दर पॉसिबिलिटीज इन एसिडिक सॉल्यूशन। तो हमें डिफरेंट टाइप्स के सॉल्यूशन का पीएच निकालना सीखना है। इसी तरीके से बेटा बेसिक सॉल्यूशन का मतलब होता है बेस को जब वाटर में डिसॉल्व करोगे तो ये डिफरेंट टाइप के पॉसिबिलिटीज इसमें भी है, इन सब का हमें क्या निकालना है? पीएच। मैं आपको एसिडिक पूरा डिटेल में सिखाऊंगा और इसी का जस्ट मिरर इमेज कौन सा होता है? बेसिक सॉल्यूशन। तो एक बार एसिडिक हम समझ जाएंगे तो बेसिक हमारे लिए काफी क्या हो जाता है? इजी हो जाता है। अब देखो केस थर्ड क्या हो सकता है जिसमें एसिड और बेस दोनों को एक साथ ले लिया जाए, ठीक है। तो केस थर्ड डाल लेते हैं हम लोग। देखिए केस थर्ड हम लोग क्या ले सकते हैं? जब एसिड बेस दोनों को डिसॉल्व किया जाए, तो हम लोग केस थर्ड की बात करें, तीसरा क्या हो सकता है? एसिड एंड बेस, एसिड एंड बेस बोथ आर dissolved in water, ठीक है।
अगर एसिड और बेस दोनों को आप एक साथ वाटर में डिजोल्व करेंगे तो क्या होगा? तो बेटा अगर एक एसिड हो और दूसरा बेस हो तो एसिड बेस तो एक दूसरे को क्या होते हैं? जानी दुश्मन है। तुरंत आपस में जैसे ही एसिड को बेस मिलता है, बेस को एसिड मिलता है, तुरंत क्या करते हैं? रिएक्ट करते हैं। तो एसिड प्लस बेस ये दोनों तो हमेशा ही क्या करने वाले हैं? रिएक्ट करेंगे। और एसिड बेस तुरंत रिएक्ट करके किसका फॉर्मेशन करते हैं? सॉल्ट प्लस वाटर। सॉल्ट बनाएंगे और दूसरी चीज क्या बनती है? वाटर बनती है। इनमें देखो, चाहे बेसिक सॉल्यूशन की कोई बात करो या एसिडिक सॉल्यूशन में जितने भी केसेस लें, उनमें कभी रिएक्शन होने वाला नहीं है, क्योंकि अगर एटलीस्ट वन आयन आपका कॉमन होता है तो उनमें कभी भी कोई रिएक्शन हमें देखने को नहीं मिलती है। लेकिन यहां पे चूंकि दोनों का नेचर अलग अलग है और जब भी एक कॉमन आयन कम से कम मिल जाए ना तो कभी रिएक्शन होने वाली नहीं है। ये मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है ना, मोल कॉन्सेप्ट के अंदर जब हम लोग मोलरिटी ऑफ मिक्सचर निकालते हैं, कोई आयन अगर कॉमन मिल जाता है तो उनमें कभी भी रिएक्शन नहीं होती। लेकिन अगर हम लोग बात करें एसिड और बेस की, तो एसिड बेस रिएक्ट करके हमेशा क्या बनाएंगे? सॉल्ट और वाटर। और जहां भी रिएक्शन हो जाएगी बेटा सॉल्ट और वाटर बनेगा एसिड और बेस के रिएक्शन से, वहां पे रिएक्शंस आते ही किसका रोल प्ले होने लगेगा? लिमिटिंग रिएजेंट का। और लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब क्या कि हो सकता है कि या तो एसिड खत्म हो जाए रिएक्शन में, या तो बेस खत्म हो जाए, या एसिड बेस दोनों पूरी तरह से खत्म हो जाए। तो इसको भी हम लोग फर्दर दो पार्ट में देख लेते हैं। पार्ट 1 इसका हो जाएगा जिसमें हम लोग क्या देखेंगे? पार्ट 1 में हम लोग देखेंगे एसिड एंड बेस बोथ आर इक्वल। एसिड एंड बेस बोथ आर इक्वल। अगर दोनों इक्वल हो गए एसिड और बेस बेटा तो क्या होगा? एसिड बेस अगर दोनों इक्वल हैं तो दोनों पूरी तरह से कंप्लीट न्यूट्रलाइज कर जाएंगे, और न्यूट्रलाइजेशन के बाद वो सीधा सीधा क्या बनाएगा? सॉल्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। और इस केस में सॉल्ट बनेगा, तो सॉल्ट वाले जो भी हम लोग इसमें पढ़ाई करेंगे उसका नाम ही होता है सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। तो सॉल्ट का भी हमें पीएच निकालना सीखना है। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के अंदर सीखेंगे कैसे पीएच निकालते हैं। और इसी का अगर पार्ट सेकंड की बात करूं, सेकंड पार्ट क्या हो सकता है इसका? तो सेकंड पार्ट हमारे लिए हो सकता है एसिड एंड बेस आर नॉट इक्वल। एसिड एंड बेस आर नॉट इक्वल। तो अगर एसिड और बेस आपस में इक्वल नहीं होंगे, तो जब एसिड और बेस आपस में अगर इक्वल नहीं है तो वहां पे फर्दर बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। तो वो केस हम लोग उसी समय डिस्कस करेंगे, क्योंकि बफर बनता है एसिडिक बेसिक बफर, डिफरेंट टाइप्स के बनते हैं, तो उनको हम लोग उसी के अंदर डिस्कस करूंगा। अभी फिलहाल हम लोग केस 1 पूरा डिटेल में देखेंगे। केस 2 जो है जस्ट मिरर इमेज होता है केस 1 का। और केस 3 की बात करूं तो केस 3 में भी ये फॉर्मूला बेस्ड होता है सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, तो इसमें थोड़ा सा अच्छे लेवल के प्रॉब्लम हमारे बनते हैं। तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ एसिडिक सॉल्यूशन। तो मैं एसिडिक सॉल्यूशन से आपका स्टार्ट करता हूं। तो हम लोग सबसे पहले केस 1 ले लेते हैं, ठीक है? चलो, तो केस 1 को काफी डिटेल में स्टडी करेंगे, और केस 1 से ही जस्ट रिलेटेड होता है कौन सा? केस 2। उसी का जस्ट क्या होता है? पूरा का पूरा मिरर इमेज। तो लेट्स स्टार्ट विथ केस फर्स्ट। फर्स्ट केस की बात करते हैं। तो देखो केस 1 हम लोग ले लेते हैं। कौन सा ले रहे हैं केस 1? एसिडिक सॉल्यूशन का। एसिडिक सॉल्यूशन। और एसिडिक सॉल्यूशन मतलब हमने क्या देखा था? एसिड इज डिजॉल्व्ड इन वाटर। एसिड को किस में डिजॉल्व करना है आपको? वाटर में। एक एक करके मैं सबको डिस्कस करूंगा, सबके पीएच को कैलकुलेट करना हम लोग सीखेंगे, है ना? तो एसिडिक सॉल्यूशन की बात करें तो एसिडिक सॉल्यूशन में मैंने बताया था एसिड को डिजॉल्व करेंगे वाटर में, और इसमें कई सारी पॉसिबिलिटीज हैं। या तो आप स्ट्रॉन्ग एसिड को डिजॉल्व करो, है ना, और कितने एसिड्स को डिजॉल्व कर रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है। जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड का केवल बन सकता है, वीक एसिड का बन सकता है, मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड बन सकता है, मिक्सचर ऑफ वीक एसिड बन सकता है, मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड विथ वीक एसिड बन सकता है, पॉलीप्रोटिक वाले भी आ जाते हैं इसके अंदर। तो हम लोग पहला वाला जो हमारा सबसे पहले तो बात करें, अगर हम लोग एसिड को वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो होता क्या है? तो देखो सबसे पहले तो आपके पास वाटर है। वाटर मतलब क्या है? H2O। और H2O किस तरीके से डिसोसिएट होता है? H प्लस एंड OH माइनस के अंदर। तो ये किसका डिसोसिएशन हो गया? हमारा H2O का, ठीक है। अब इसके अंदर जैसे ही आप कोई एसिड डालते हैं, सपोज करो एसिड को जनरल नोटेशन मैंने क्या दे दिया? HA। आप जैसे ही HA को इसके अंदर डालेंगे तो HA डालते ही कौन सा एंड देने वाला है? H प्लस भी देगा और A माइनस भी देगा, क्योंकि HA क्या एक तरीके का एसिड है। चूंकि मैं रिवर्सिबल एरो से दिखा रहा हूं, मतलब मैंने कौन सा एसिड लिया होगा? इसे वीक एसिड लिया होगा अभी। तो आप मुझे बताइए कि जैसे ही हमने HA को डाला, इसमें आपको क्या दिख रहा है? H प्लस के कितने सोर्स हो गए? 2 सोर्स हो गए। एसिड से भी H प्लस आने लगा और H2O से भी H प्लस आने लगा। मतलब H प्लस आयन का कंसेंट्रेशन OH माइनस के कंसेंट्रेशन से क्या होगा?
ज्यादा, चूंकि ये दोनों हमने एक ही कंटेनर में लिया है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहां से जो सोर्स ऑफ H प्लस है, सोर्स ऑफ H प्लस, तो H प्लस के सोर्स कौन कौन से हैं बेटा? H प्लस हमारा एसिड से भी आ रहा है प्लस वाटर से भी आ रहा है, तो एसिड भी है H प्लस का सोर्स और वाटर भी H प्लस का सोर्स। 130 12.5 चलो। सोर्स ऑफ H प्लस जो है आपका एसिड प्लस वाटर दो हैं, और अगर मैं ये पूछूं आपसे सोर्स ऑफ OH माइनस, कि हाइड्रोक्सिल आयन के कितने सोर्स हैं, तो हाइड्रोक्सिल आयन का केवल सोर्स कौन सा है बेटा? वाटर है, ठीक है ना। और कल की क्लास में मैंने बताया था न्यूट्रल सॉल्यूशन की पहचान यही होती है जिसमें H प्लस का कंसंट्रेशन OH माइनस के बराबर हो, और बेसिक एसिडिक सॉल्यूशन की पहचान होती है जिसका H प्लस OH माइनस से ज्यादा हो, और हमारा बेसिक सॉल्यूशन में OH माइनस H प्लस से ज्यादा होता है। तो आप चूंकि देख सकते हैं H प्लस का सोर्स तो एसिड भी है वाटर भी है, और OH माइनस का सोर्स केवल क्या है? वाटर है यहाँ पे, तो जाहिर सी बात है H प्लस का कंसंट्रेशन OH माइनस से क्या होगा? ज्यादा। आप देख सकते हैं ना, ये दोनों देखो, ये जो आयंस हैं ये दोनों, ये क्या हो चुका है? कॉमन आयन हो चुका है यहाँ पे, ये दोनों क्या हो चुका है? कॉमन आयन हो चुका है। तो जैसे ही कॉमन आयन आ गया इसका मतलब H प्लस का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा अब? OH माइनस से ज्यादा। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इज मोर देन OH माइनस आयन। तो अगर कंसंट्रेशन H प्लस का OH माइनस से ज्यादा है, मतलब दिस सॉल्यूशन विल बी किस टाइप का सॉल्यूशन होगा? एसिडिक सॉल्यूशन। क्लियर हुई के बात? तो ये हमारा एसिडिक सॉल्यूशन कहलाएगा। तो हम लोग एसिडिक सॉल्यूशन को ही डील करने वाले हैं। तो बेसिक आइडिया यही रहेगा कॉन्सेप्ट बेटा कि जैसे ही आप किसी एसिड को डालते हैं, एसिड को डालने की वजह से H प्लस का एक्स्ट्रा आयन मिल जाता है, और उस H प्लस के आयंस के आने की वजह से H प्लस का कंसंट्रेशन क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, और सॉल्यूशन का नेचर न्यूट्रल नहीं रह के कैसा हो जाता है? एसिडिक हो जाएगा। वाटर को मैंने बताया था हर टेम्परेचर पे हमेशा कैसा रहने वाला है? न्यूट्रल। अब होगा क्या, जैसे ही देखो H प्लस का कंसंट्रेशन बढ़ गया, H प्लस आयन आ गया, क्या प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ गया? क्या H प्लस आने से प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या हो गया? बढ़ गया। और अगर प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ गया तो आपको साफ दिख रहा है कि हमने पढ़ा है ली-चैटलियस प्रिंसिपल से, अगर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बढ़ता है बेटा तो रिएक्शन विल मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शन, रिएक्शन विल मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शन। तो रिएक्शन किधर मूव करती है? बैकवर्ड में। तो जैसे ही बेटा हम कोई एसिड डालते हैं ना, तो ये H2O का जो डिसोसिएशन है ना, ये रिएक्शन किधर मूव होने लगती है? बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने लगती है। और अगर ये रिएक्शन हमारी बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, तो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने का मतलब ये है कि H2O पहले तो H प्लस 10⁻⁷ देता है। मैंने बताया अगर टेम्परेचर कभी गिवन नहीं है तो हमेशा कितना मानना होता है? 25 डिग्री सेंटीग्रेड। और 25 पे कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस कितना होता है? 10⁻⁷। कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस भी 10⁻⁷। लेकिन चूंकि अब जैसे ही आपने इसके अंदर एसिड को डाल दिया, रिएक्शन विल मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शन, और बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने से अब इसका कंसंट्रेशन 10⁻⁷ होने वाला नहीं है, उससे थोड़ा सा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, है ना, क्योंकि रिएक्शन किधर मूव हो रही है? बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो अब एक एक मैं पार्ट करके डिस्कस करा देता हूं। सबसे पहले स्ट्रॉन्ग एसिड को ऐड करेंगे। ये बेसिक आइडिया देना था मुझे कि क्या होता है अगर किसी रिएक्शंस के अंदर, वाटर के अंदर किसी एसिड्स को हम लोग उठा के डालते हैं तो सॉल्यूशन किस नेचर का बनता है? एसिडिक। ठीक है, अब देखो, अब एक एक को मैं डिस्कस करा देता हूं। ठीक, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं किससे? स्ट्रॉन्ग एसिड से। तो सबसे पहला हम लोग लेते हैं कौन सा? स्ट्रॉन्ग एसिड। जब मैंने किसको डिसॉल्व किया है? स्ट्रॉन्ग एसिड को। तो स्ट्रॉन्ग एसिड को डिसॉल्व करेंगे तो क्या होगा? तो देखो फिर से वही चीज है कि H2O जो वाटर था हमारा, H2O कैसे टूटेगा? H प्लस प्लस OH माइनस में। और अगर कोई HA मेरे पास कैसी एसिड है? स्ट्रॉन्ग एसिड है ये। अगर HA कैसा एसिड है? स्ट्रॉन्ग। और स्ट्रॉन्ग एसिड का तो बेटा हमें पता है कंडीशंस की ये 100% डिसोसिएट होता है। तो HA 100% डिसोसिएट होकर क्या देने वाला है? H प्लस एंड A माइनस। ठीक है, आप देख सकते हैं H प्लस क्या हो गया? कॉमन आयन। अगर ये कॉमन आयन हो गया, ये कॉमन आयन होते ही ये रिएक्शन किधर जाने वाली है? कौन सी रिएक्शन? प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो रिएक्शन विल बी शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन। तो कौन सी रिएक्शन बैकवर्ड में जाएगी? वाटर वाली, है ना। जो रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे होती है वही बैकवर्ड में जाएगी। तो इस रिएक्शन का डायरेक्शन कैसा हो जाएगा? बैकवर्ड। और बैकवर्ड जाते ही H प्लस आयन का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा? कम। अच्छा, अगर एसिड नहीं डाले होते, जब तक एसिड नहीं डाला है उस समय मैं केवल आपसे पूछूं कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस वाटर, वाटर का जो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस है, ये अकेला अगर पूछूं कि अकेला ये कितना होता है ना,
तो अगर H प्लस ऑफ वाटर अकेले अगर पूछ लिया जाए कि कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस वाटर के द्वारा कितना आएगा, अकेला अगर उसका पूछा जाए तो उस समय उसकी वैल्यू कितनी रहेगी, 10 पावर माइनस 7 मोलर। कितनी रहेगी, 10 पावर माइनस 7, क्योंकि हमने पढ़ा ये, मोलर हटा देता हूं मैं, 10 पावर माइनस 7 ही लिखता हूं, मोलर यूनिट ही हमें लेकर चलना है। तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस वाटर कितना रहेगा उस केस में, 10 पावर माइनस 7 रहेगा हमारा, जब अकेले वाटर से पूछा जाएगा तो, ठीक है। लेकिन चूंकि अब इसमें हमने एसिड को डाल दिया है, तो एसिड को डाल दिया है मतलब रिएक्शन विल बी शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन, और अगर रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हुई है तो जाहिर सी बात है इस H प्लस का कंसंट्रेशन क्या होगा, कम होगा, मतलब वो 10 पावर माइनस 7 नहीं होगा, 10 पावर माइनस 7 से भी वैल्यू क्या हो जाएगी, थोड़ी कम हो जाएगी, ठीक है। तो अब मैं वही सिखा रहा हूं कैसे एसिड को डालते वक्त क्या क्या चेंज होता है। सपोज करो मैंने HCl को ऐड किया, किसको ऐड कर दिया बेटा, HCl को, और HCl हमारे लिए किस तरीके का एसिड होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड। आपको ये लिस्ट याद होना चाहिए, मैंने बताया था टोटल 6 एसिड्स हैं जिनको स्ट्रॉन्ग एसिड की कैटेगरी में लेते हैं। कौन कौन से, 3 तो ऑक्सी एसिड्स होते हैं, HClO4, HNO3, H2SO4, ये 3 ऑक्सी एसिड्स होते हैं, और 3 हमारे हाइड्रा एसिड्स होते हैं, कौन से, HCl, HBr एंड HI। तो ये टोटल 6 एसिड्स हैं जिनको हम लोग किस कैटेगरी में लेते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड। ये याद होना चाहिए हमें, ठीक है ना, नहीं तो क्वेश्चंस कर नहीं पाएंगे। तो ये 6 एसिड्स स्ट्रॉन्ग में आते हैं, बाकी सारे एसिड्स हम लोग किस में ले लेते हैं, वीक एसिड के अंदर ले लेते हैं। तो HClO4, HNO3, H2SO4, HCl, HBr एंड HI, 3 ऑक्सी एसिड्स हैं और 3 हाइड्रा एसिड्स होते हैं। तो अगर मान लो सपोज करो मैंने HCl को ऐड किया है ना, एसिड इज डिसॉल्व इन वाटर, हमने किसको ऐड किया, HCl को, किस में ऐड कर रहे हैं हम लोग, वाटर के अंदर। तो ये आपका अगर HCl है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड अगर HCl है तो इरिवर्सिबल एरो से ही टूटेगा, 100% डिसोसिएट होगा। तो क्या होगा, अब मैं वही समझा रहा हूं, देखिए सपोज करो मैंने 0.1 मोलर ऑफ HCl ऐड किया, कितना ऐड किया, 0.1 मोलर HCl का ऐड किया, 0.1 मोलर HCl ऐड किया, तो बताओ H प्लस आयन का कंसंट्रेशन HCl की वजह से कितना होगा, 0.1 मोलर HCl अगर डाल दिया तो HCl तो जो है 100% डिसोसिएट होगा। तो अगर ये 100% डिसोसिएट होगा तो HCl के द्वारा H प्लस आयन कितना आएगा, 10 के पावर -1, कितना आएगा, 10 के पावर -1, और 10 के पावर -1 H प्लस का कंसंट्रेशन आएगा किससे, HCl से, और वाटर से कितना H प्लस का कंसंट्रेशन है, 10 के पावर -7। तो क्या हम लोग जो वाटर का 10 के पावर -7 से भी कम है, -7 से भी कम है, क्योंकि रिएक्शन तो किधर जा रही है, बैकवर्ड में ना। तो अगर वाटर से जो H प्लस आयन है वो 10 पावर -7 से भी कम है, और जो HCl से H प्लस आ रहा है वो कितना आ रहा है, 10 पावर -1, तो कैन आई नेग्लेक्ट 10 पावर -7 विथ रिस्पेक्ट टू 10 पावर -1, 10 पावर -1 से 10 पावर -7 तो बहुत छोटा है ना। तो मैं ये मान सकता हूं कि वाटर का जो आएगा H प्लस वो क्या हो जाएगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो 0.1 मोलर HCl में जो भी H प्लस आएगा वो पूरा का पूरा मैं किससे मानूंगा, केवल HCl से ही मानूंगा, वाटर को उसके रिस्पेक्ट में क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट। ठीक, फिर देखो अगर सपोज करो मैंने 10⁻² मोलर डाला तो क्या होगा, 10⁻² मोलर HCl, तो 10 पावर -2, और जो H प्लस वाटर से आ रहा है वो तो 10 पावर -7 से भी छोटा है। तो अगर वो -7 से भी छोटा है तो क्या हम लोग 10 पावर -7 को 10 पावर -2 के रिस्पेक्ट में नेग्लेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत छोटी वैल्यू हो जाएगी। 10 पावर -3 में पूछूं तो भी आप नेग्लेक्ट कर लेंगे, 10 पावर -4 में पूछूं तो अब थोड़ा आपको कंफ्यूजन बढ़ेगा कि सर 10 पावर -4 में करें कि ना करें, है ना। अब मैं समझा रहा हूं सबको, 10 पावर -5 की बात करें तो क्या होगा, 10 पावर -6 की बात करें तो क्या होगा, 10 पावर -7 मोलर के रिस्पेक्ट में ले लिया, 10 पावर -8 मोलर ले लिया हमने, 10 पावर -8 मोलर HCl ले लिया, और हमने 10 पावर -9 मोलर HCl ले लिया, ठीक है ना। तो क्या होने वाला है, तो देखो एक थंब रूल है बेटा, उसको मैं प्रूव भी करूंगा कि कैसे होता है। एक थंब रूल है कि अप टू 10 पावर 6 मोलर, अप टू 10 पावर -6 मोलर अगर स्ट्रॉन्ग एसिड को आप H2 में डालते हैं तो यहां पे जो भी H प्लस ड्यू टू वाटर आता है उसे हमेशा नेग्लेक्ट करते हैं, उसे क्या करना है आपको, नेग्लेक्ट करना है, वाटर का H प्लस लेना ही नहीं है ना। क्योंकि इस कंसंट्रेशन पे जैसे ही मैं HCl के इन कंसंट्रेशन तक डालूंगा अप टू 10 पावर -6, उसके केस में वाटर का जो H प्लस आता है ना वो हमेशा क्या होता है, नेग्लिजिबल हो जाता है। तो नेग्लिजिबल रहेगा अप टू कब तक, 10 पावर -6 तक। मतलब यहां जो भी H प्लस प्रोड्यूस होगा, टोटल H प्लस जो भी हमें दिखाई देगा, क्योंकि H प्लस का सोर्स मैंने अभी बताया आपको कौन कौन से हैं सोर्स ऑफ, बेटा अभी मैंने बताया था सोर्स ऑफ H प्लस जो आएगा हमेशा वो कौन कौन से होंगे, एसिड प्लस वाटर, दोनों चीजें होंगी।
तो अप टू 10 पावर माइनस 6 मोलर तक जो भी आपका कंसंट्रेशन स्ट्रॉन्ग एसिड का डाला जाता है वहां पे H प्लस ड्यू टू वाटर जो होता है हमेशा क्या करना है, नेग्लेक्ट करना होता है। और जो टोटल H प्लस आएगा ये केवल और केवल किसकी वजह से लेंगे हम लोग, एसिड की वजह से। तो केवल और केवल किसकी वजह से, एसिड। 10 पावर माइनस 7 और 10 पावर माइनस 8, अगर मैं यही सवाल पूछूं क्या 10 पावर माइनस 7 मोलर HCl को डाल दिया अगर मैंने वाटर के अंदर, तो क्या अब इस H प्लस वाटर के द्वारा जो आया इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं क्या? तो अब ये नेग्लेक्ट होने वाला नहीं है, क्योंकि ये भी 10 पावर माइनस 7 है और वो थोड़ा सा कम होगा 10 पावर माइनस 7 से, तो नेग्लेक्ट तो यहां पे नहीं कर सकते। तो 10 पावर माइनस 7 और 10 पावर माइनस 8 में जो भी आपका H प्लस होता है, टोटल H प्लस जो यहां पे लोगे आप, ये टोटल H प्लस दोनों की वजह से लिया जाता है। किसके किसके वजह से, एसिड की वजह से भी कंसीडर करना पड़ेगा हमें और वाटर की वजह से भी कंसीडर करना। देखो ना, हमें करना क्या, हमें तो पीएच कैलकुलेट करना है ना, और पीएच मतलब मैंने आपको बताया था पीएच इज नथिंग मतलब माइनस लॉग ऑफ H प्लस, पढ़ा था ना हमने। तो अगर हमें H प्लस के बारे में आइडिया मिल जाए तो पीएच निकाल लेंगे हम लोग। तो जब तक 10 पावर माइनस 6 तक आप केवल किसके थ्रू कंसीडर करते हैं, एसिड के थ्रू ले आ जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 10 पावर माइनस 7 और माइनस 8 में जो टोटल H प्लस आता है वो किसकी किसकी वजह से लिया जाता है, एसिड और वाटर दोनों की वजह से लिया जाता है। और 10 पावर माइनस 9 पे जब आ जाओगे, है ना, जब इससे ज्यादा आप डाइल्यूट सॉल्यूशन को कर देते हैं, तो उस केस में जो टोटल H प्लस होता है वो केवल और केवल किसका लिया जाता है, वाटर का। टोटल H प्लस किसका लेने लगेंगे हम, वाटर से कंसीडर करेंगे। ऐसा क्यों, देखो ना, अब क्या हुआ कि 10 पावर माइनस 9 मोलर HCl जो है, अब ये वैल्यू H प्लस जितना वाटर अकेला दे रहा था उसके रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगी, नेग्लिजिबल हो जाएगी। तो ये वैल्यू नेग्लिजिबल हो जाती है, तो जो टोटल H प्लस मानते हो किससे मानते हैं, वाटर से। इसको मैं प्रूफ भी करके अभी दिखाता हूं आपको। जैसे अगर मैंने आपको ये प्रूफ कर दिया कि 10 पावर माइनस 6 मोलर HCl पे मैं वाटर के H प्लस को नेग्लेक्ट कर सकता हूं, तो इससे बड़ी वैल्यू पे तो हमेशा ही कर सकता हूं ना। अगर मैं इस वैल्यू पे नेग्लेक्ट कर सकता हूं तो इसके ऊपर की किसी भी वैल्यू पे मैं नेग्लेक्ट कर सकता हूं। तो उसको भी मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा कि 10 पावर माइनस 6 मोलर HCl के रिस्पेक्ट में वाटर के द्वारा जो H प्लस आता है उसको हम लोग नेग्लेक्ट करते ही करते हैं, ठीक है। तो यहां पे बस एक चीज क्या समझे हम लोग, 10 पावर माइनस 6 तक आप केवल किसकी वजह से देखोगे, एसिड की वजह से देखोगे। माइनस 7 और माइनस 8 मोलर अगर दे देगा स्ट्रॉन्ग एसिड का तो एसिड वाटर दोनों लेना है, और माइनस 8 से कम कर दिया 10 पावर माइनस 9 माइनस 10 वगैरह कर दिया तो किस पे लेना है, हमें केवल वाटर पे लेना है। तो हम लोग यहाँ पे एक बात तो लिख ही सकते हैं, है ना, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ, हम लोग लिख सकते हैं एक्वस सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, ऐसे लिख सकते हैं, इन aqueous solution of strong acid total H plus ion produced, total H plus ion produced by only strong acid unless, कब तक होगा, unless solution is very dilute, unless solution is very dilute, ठीक है ना बेटा। अगर सॉल्यूशन को आप बहुत ज्यादा डाइल्यूट कर दोगे, डाइल्यूट करने का मतलब क्या हो गया, उसका कंसंट्रेशन को कम करना। अगर सॉल्यूशन को बहुत ज्यादा डाइल्यूट कर दोगे तब देखो वाटर की वजह से भी आ सकता है, एसिड और वाटर की वजह से भी। लेकिन अगर आप 10 पावर माइनस 6 तक हैं तो केवल और केवल H प्लस किससे आएगा, एसिड से। तो इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड टोटल H प्लस आयन प्रोड्यूस बाई ओनली स्ट्रॉन्ग एसिड अनलेस सॉल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट। और वेरी डाइल्यूट का मतलब क्या है, डेट इज किससे होना चाहिए, लेस देन 10 पावर माइनस 6 मोलर, ठीक है। तो ये जो मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूं उन इंफॉर्मेशन को आप याद रखिए, ध्यान रखिए, तो आपके कोई भी क्वेश्चन सवाल कभी भी गलत नहीं होंगे। तो आई होप कि मैंने पूरा समझाने की कोशिश कर ली है कि किस तरीके से हमें देखना है, और इनको अब मैं न्यूमेरिकल फॉर्म में प्रूफ भी करके आपको दिखाऊंगा। जब भी स्ट्रॉन्ग एसिड को बेटा वाटर में डालते हैं हम लोग, तो वाटर में डालते वक्त आप इन्हीं कंसंट्रेशन में से कोई वैल्यू उठा के डालोगे। तो अगर आपने 10 पावर माइनस 6 मोलर तक डाला है तो इसके रिस्पेक्ट में वाटर के H प्लस को हम लोग क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं, क्योंकि उसकी वैल्यू तो 10 पावर माइनस 7 से भी छोटी है ना, रिएक्शन बैकवर्ड में मूव हुई है। और इन दोनों केस में वाटर को कंसीडर करना पड़ेगा, और इसके ऊपर अगर आप जाते हैं तो मतलब आपका एसिड का ही कंसंट्रेशन इतना कम हो गया कि एसिड को अब वाटर के रिस्पेक्ट में क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। तो अब हम लोग न्यूमेरिकली देखते हैं कि किस तरीके से लगाते हैं क्वेश्चंस, कैसे न्यूमेरिकल हमारे आते हैं। चलो, तो हम लोग प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं इसके ऊपर।
देखिए, तो जैसे सिंपल सा पहले मैं कुछ छोटे छोटे न्यूमेरिकल दे रहा हूं। जैसे हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, कैलकुलेट पीएच ऑफ फॉलोइंग। कैलकुलेट पीएच ऑफ फॉलोइंग। सबसे पहला मान लो हमें दे दिया उसने 10 पावर -1 मोलर HCl, इसका पीएच बताना है आपको। सेकंड मान लो आपको दे रहा है 10 पावर -3 मोलर HNO3, और थर्ड मान लो मैं आपको दे रहा हूं 10 पावर -5 मोलर H2SO4। ठीक है, क्वेश्चन सही आएंगे, है ना। अभी चूंकि मैं स्ट्रॉन्ग एसिड की कैटेगरी में घूम रहा हूं, एसिडिक सॉल्यूशन मैंने लिया है, और इसमें भी कौन सा पार्ट लिया है मैंने, स्ट्रॉन्ग एसिड का। तो मेरे जो न्यूमेरिकल होंगे अभी वो केवल किस पे लूंगा मैं, स्ट्रॉन्ग एसिड के ऊपर। और आपको पहचानने आना चाहिए HCl कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड, HNO3 स्ट्रॉन्ग एसिड, H2SO4 भी स्ट्रॉन्ग एसिड है। मैंने बताया 6 एसिड्स हमारे स्ट्रॉन्ग होते हैं, अभी मैंने लिखा था यहाँ पे, तो वो आपको ध्यान रखना है। अब जब भी स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड की खासियत क्या होती है, स्ट्रॉन्ग एसिड ऑलवेज गोज फॉर 100% डिसोसिएशन। तो अगर ये HCl 100% डिसोसिएट हो जाएगा तो किस में टूटेगा, H प्लस और Cl माइनस में 100% टूटेगा। तो अगर मैं पूछूं 10 पावर -1 मोलर HCl अगर आपने लिया है, तो अगर मैं पूछूं कि H प्लस कितना आएगा यहां से, तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस अगर मैं आपसे पूछ लूं, तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस भी तो 10 पावर -1 ही आएगा ना बेटा। क्यों? क्योंकि HCl 100% डिसोसिएट होगा H प्लस और Cl माइनस में। तो अगर HCl का कंसंट्रेशन, समझे क्या किया मैंने, देखो ना, आपको अगर आइडिया है कि एसिड स्ट्रॉन्ग है कि वीक है तो आप तुरंत कर सकते हैं क्वेश्चन। HCl कैसे टूटेगा, H प्लस एंड Cl माइनस में। तो अगर इसका कंसंट्रेशन 10 पावर -1 मोलर है तो ये 100% टूटेगा, तो H प्लस आयन का कंसंट्रेशन भी कितना आएगा, 10 पावर -1, Cl माइनस का भी कितना आएगा, 10 पावर -1। तो हमें तो पीएच जानने के लिए क्या निकालना होता है, H प्लस का कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस कितना आएगा, 10 पावर -1। तो यहां से अगर मैं आपसे पूछूं कि पीएच वैल्यू कितनी होगी, तो पीएच वैल्यू जो 10 के पावर में निगेटिव वैल्यू होती है वही पीएच होती है हमारे लिए। तो पीएच वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। या आप डाल भी देख लो, माइनस लॉग 10 के पावर -1 करोगे, माइनस लॉग 10 के पावर -1, तो 1 ही उठ के आगे आएगा ना। तो उसका मैंने तरीका बता दिया था, जो भी 10 के पावर में निगेटिव वैल्यू देखती है वही क्या होती है, पीएच। तो पीएच कितना आ जाएगा, 1। सेकंड क्वेश्चन कैसे करोगे, देखो HNO3 भी एक क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड, तो ये भी 100% टूटेगा। किसमें टूटेगा, H प्लस और NO3 माइनस में। तो H प्लस आयन का कंसंट्रेशन कितना होगा, 10 पावर -3। तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस विल बी 10 पावर -3 हो जाएगा। तो अगर pH में पूछूं तो क्या होगा, जो 10 के पावर निगेटिव वैल्यू होती है वही pH होती है। तो pH वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी आपकी। एक और करते हैं हम लोग, इससे देखो 10 पावर -5 मोलर H2SO4 ले लिया। अब इसमें ध्यान रखना बेटा, इकलौता ऐसा एसिड है जो डाइबेसिक है। इकलौता एक ऐसा स्ट्रॉन्ग एसिड है जो कैसा है, डाइबेसिक। मतलब ये 2 H प्लस देने वाला है, 1 H प्लस देने वाला नहीं है। मतलब ये जब टूटेगा ना तो कंसंट्रेशन H प्लस का क्या हो जाएगा, जो भी H2SO4 का कंसंट्रेशन होगा उसका डबल, पता है ना। देखो H2SO4 जो है ये आपका कैसे टूटेगा, 2H प्लस SO4 के ऊपर 2 माइनस। चूंकि ये एक स्टेप में नहीं टूटेगा, 2 स्टेप में टूटेगा, बताया ना मैंने आपको। कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड, कोई भी पॉलीप्रोटिक एसिड जो होते हैं 2 स्टेप में टूटते हैं। 2 स्टेप में तोड़ लो इसे ताकि ज्यादा क्लियर हो। देखो ये पहले कैसे टूटेगा, H प्लस HS4 के ऊपर माइनस, और फर्दर HS4 के ऊपर जो माइनस है ये फर्दर डिसोसिएट होगा किसमें, H प्लस और SO4 के ऊपर 2 माइनस। अब आप इन दोनों रिएक्शंस को जोड़ दो तो आपको ओवरऑल मिल जाएगा। देखो ये कैंसिल आउट होगा तो क्या आएगा, H2SO4 फाइनली टोटल कितने H प्लस देने वाला है, 2H प्लस SO4 के ऊपर 2 माइनस। तो H2SO4 फाइनली हमको कितना देने वाला है, H प्लस, 2 H प्लस देने वाला है। तो 10 पावर -5 मोलर H2SO4 में अगर कंसंट्रेशन ऑफ मैं H प्लस पूछूं तो जो भी वैल्यू है, ये तो H2SO4 का था, तो H का क्या होगा, इसका डबल हो रहा है ना। जो भी अगर मान लो इसका कंसंट्रेशन C लोगे तो इसका कितना होगा, 2C, और इसका कितना होगा, C, डबल हो जाएगा ना। तो H प्लस कितना हो जाएगा, 2 × 10 के पावर -5। तो pH कितना हो जाएगा बताओ, pH का फॉर्मूला क्या है, माइनस लॉग ऑफ H प्लस, चलो लगाई देते हैं इस पे, माइनस लॉग ऑफ 2 × 10 के पावर -5। ठीक है, और मैंने आपको बताया ये ट्रिक, मैंने सीधा सीधा बता दिया। क्या करो, जो 10 के पावर में होता है ना उसके न्यूमेरिकल वैल्यू को आगे ले लिया करो और माइनस लगा के log 2 लिख दो, माइनस log 2। यहां से भी करते तो वही बात है, देखो ना, माइनस log 2 × 10 पावर -5, -5 को बाहर लोगे तो कितना आ जाएगा, +5। तो ये 5 हो गया, 5 माइनस कितना, log 2, और log 2 की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, 0.30। तो आंसर विल बी 4.7 हो जाएगा। तो काफी आसानी से हम लोगों ने इन तीनों क्वेश्चंस को कर लिया। ठीक है,
सिंपल से ये क्वेश्चंस होते हैं इस तरीके के कि पीएच इनके निकालिए, तो स्ट्रॉन्ग एसिड है तो पीएच जो होगा H+ से लेना है। क्योंकि मैंने देखो अभी तक कंसंट्रेशन जो ये तीनों दिए हैं आपको, है ना, ये तीनों कंसंट्रेशन की वैल्यू 10⁻⁻1, 10⁻³ 10⁻⁵, इन तीनों में मैंने वाटर को कहीं भी लिया नहीं है। वाटर के द्वारा H+ आयन को मैंने कंसीडर नहीं किया है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया अप टू 10⁻⁻6 तक आप वाटर के कंसंट्रेशन को नहीं लेंगे। 10⁻⁷, 10⁻⁸ में वाटर आ जाता है, और 10⁻⁸ के बाद भी वाटर को कंसीडर, केवल वाटर को ही लेना है, एसिड को कंसीडर नहीं किया जाता है। तो उसको हम लोग प्रूव भी करेंगे अभी, ठीक है। तो एक तो सिंपल सा इस तरीके का क्वेश्चन हो सकता है आपसे जो पूछेगा। चलिए एक और हम लोग प्रॉब्लम देखते हैं, है ना, एडवांस लेवल का देखते हैं, छोटा सा सिंपल सा प्रॉब्लम है ना, कि छोटे छोटे प्रॉब्लम भी अच्छे लेवल के बनाए जा सकते हैं। तो एक और अच्छा सा प्रॉब्लम हम लोग करते हैं न्यूमेरिकल। देखो क्वेश्चन हमें दे रहा है कैलकुलेट वेट ऑफ H2SO4, कैलकुलेट वेट ऑफ H2SO4 which should be dissolved in 1000 liter of water to change its pH value by 4 यूनिट। कैसे करेंगे इसमें? देखो हमें बोल रहा है कैलकुलेट वेट ऑफ H2SO4, किसका वेट निकालना है आपको बेटा? H2SO4 का वेट निकालिए, विच शुड बी डिजॉल्व इन 1000 लीटर ऑफ वाटर, जो 1000 लीटर पानी में घोला जाए, तो ताकि इसकी टू चेंज इट्स पीएच वैल्यू बाई 4 यूनिट। पीएच वैल्यू कितने से चेंज हो? 4 यूनिट से चेंज हो। तो क्या करना है, कैसे सॉल्व करोगे? देखो ये छोटा सा प्रॉब्लम है, अच्छा प्रॉब्लम है, पूछा जा सकता है इस तरीके का प्रॉब्लम। तो पहले तो अगर पीएच वैल्यू में चेंज की बात बोल रहा है हमें कि पीएच वैल्यू चेंज इट्स पीएच वैल्यू बाई 4 यूनिट्स, तो अगर पीएच वैल्यू की चेंज की बात कर रहा है तो मुझे तो पहले एक इनिशियल पीएच वैल्यू मालूम होनी चाहिए, फिर तो मैं चेंज देखूंगा। तो इनिशियली हमारे पास क्या है? वाटर है। इनिशियली क्या लिया हमने? वाटर। और वाटर जब तक कुछ बोला नहीं है तो मैंने आपको बताया वाटर का पीएच कितना लेना है आपको? 7 लेना है, क्योंकि आपको टेम्परेचर मान के क्या चलना है हमेशा? 25 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन में अगर टेम्परेचर मेंशन है तब तो आपको निकालना पड़ सकता है, लेकिन अगर टेम्परेचर मेंशन नहीं है तो हमेशा आपको 25 मानना है। और 25 के केस में पीएच की जो वैल्यू होती है वाटर की कितनी होती है? 7 होती है। अगर टेम्परेचर को चेंज कर दिया जाए, 25 के अलावा कुछ और कर दोगे, तो वाटर किसी दूसरे पीएच वैल्यू पे न्यूट्रल होगा। कल की क्लास में मैंने क्वेश्चन करवाया आपको, 90 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जब हम लोग लेके गए थे और मैंने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी दिया था, उस समय आपका पीएच वैल्यू देखो 6 हो गया था, है ना, तो पीएच 6 पे न्यूट्रल होने लगा था। कल बताया था मैंने, अगर टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो पीएच वैल्यू क्या होती है? डिक्रीज होती है। पीएच वैल्यू डिक्रीज होती है अगर कब? टेम्परेचर को बढ़ाते हैं। तो कल ये मैंने क्वेश्चन करवाया है इसके ऊपर आपको। तो अभी जब तक कुछ नहीं बोला है तब तक टेम्परेचर हमेशा आप पूरे चैप्टर में क्या लेके चलेंगे आप? 25 डिग्री सेंटीग्रेड। कल की ही क्लास में जो टेम्परेचर का रोल था उस पर न्यूमेरिकल मैंने करा दिया है ना। आगे की क्लासेज में आपको टेम्परेचर के ऊपर रोल ज्यादा नहीं मिलेगा, आप टेम्परेचर हमेशा कितना है? 25 है। H2O का जो हमारा H2O का इनिशियली जो पीएच वैल्यू वो कितनी है हमारे लिए? 7 है। इनिशियली H2O किस पे है? 7 पे है। और इसके अंदर हमने किसको डिजोल्व किया है लाके? H2SO4 को। इसके अंदर किसे डिजोल्व कर रहे हैं हम लोग? H2SO4 को आप अगर डिजोल्व कर रहे हैं H2O के अंदर, तो बोल रहा है कि 1000 लीटर है। इसका वॉल्यूम कितना है? 1000 लीटर। 1000 लीटर है। और इसके अंदर जब हम H2SO4 को लाकर डिजोल्व करते हैं तो हमसे उसी का पूछा है, वेट ऑफ H2SO4 बताइए जो डिजोल्व किया जाए 1000 लीटर वाटर के अंदर, है ना, ताकि जो चेंज इन इट्स पीएच वैल्यू हो कितने से हो? 4 यूनिट से। तो चेंज का तो मतलब बेटा बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है ना। चेंज का मतलब पीएच वैल्यू बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। हमें कैसे पता चलेगा पीएच वैल्यू बढ़ाना है कि घटाना है? तो याद रखना, जब भी एसिड को आप ऐड करोगे, आप एसिड को ऐड कर रहे हो, किसको? H2SO4। एसिड ऐड करोगे तो एसिड का काम ही क्या है? H+ आयन को देना। तो पहले वाटर में H+ आयन पहले से थे, और जैसे ही आपने H2SO4 को ऐड किया, H+ आयन का कंसंट्रेशन उल्टे और क्या हो गया? बढ़ गया। और H+ आयन का अगर कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा H+,
तो ये तो निगेटिव है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं पीएच और एच प्लस। तो अगर एच प्लस का कंसंट्रेशन बढ़ गया तो पीएच वैल्यू क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो आगे से न्यूमेरिकल में कभी भी क्वेश्चन में अगर बोले कि एसिड को ऐड किया है तो ध्यान रखिएगा एसिड ऐड करने से पीएच हमेशा क्या होता है, डिक्रीज होगा, उसका पीएच वैल्यू कम होने वाली है। तो चूंकि अगर मान लो इसे मैंने बोल दिया कि ये हमारा इनिशियल पीएच था, पीएच इनिशियल था, तो पीएच फाइनल कितना हो जाएगा हमारे लिए, तो फाइनल पीएच की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 पहले के थी और 4 यूनिट से चेंज हो रहा है, तो 4 यूनिट हमें माइनस करना है ना कि प्लस करना है, क्योंकि हमने ऐड किसको किया है, एसिड को। और जब भी आप एसिड को ऐड करते हैं तो H प्लस का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, जिससे पीएच क्या होगा, घटेगा। तो ध्यान रखना, इसलिए मैंने कहा एडवांस लेवल का अच्छा प्रॉब्लम है, दिमाग लगाना है थोड़ा। तो पीएच कितना हो जाएगा आपका, 7 - 4 = कितना आ जाएगा आपके लिए, 3 आ जाएगा। और अगर पीएच वैल्यू 3 है तो अब ये जो सॉल्यूशन का पीएच है ये किसकी वजह से आ जाएगा, H2SO4 एसिड की वजह से आ जाएगा। और एसिड की वजह से अगर पीएच वैल्यू इसकी 3 आ गई तो क्या कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस हम लोग लिख सकते हैं 10⁻³ कंसंट्रेशन ऑफ, अगर पीएच वैल्यू आपका 3 है सॉल्यूशन का तो H प्लस का कंसंट्रेशन कितना होगा, 10⁻³। ठीक है ना, 10⁻³ का पीएच कितना आता, 3 आता, तो 3 के H प्लस का कंसंट्रेशन 10⁻³ हो जाएगा। और ये जो 10⁻³ कंसंट्रेशन आया है ये किसकी वजह से आया बेटा, H2SO4 की वजह से। तो मुझे तो H प्लस कंसंट्रेशन वगैरह नहीं, मुझे तो वेट चाहिए किसका, H2SO4 का। तो क्या मैं यहां से कंसंट्रेशन ऑफ H2SO4 निकाल सकता हूं क्या, बताओ, कंसंट्रेशन ऑफ H2SO4 किसके बराबर हो जाएगा। तो अगर H प्लस आयन का कंसंट्रेशन 10⁻³ है और H2SO4 चूंकि डाई बेसिक है तो ये कितने हाइड्रोजन दिया होगा, 2 हाइड्रोजन, मतलब H2SO4 का कंसंट्रेशन खुद कितना होगा, 10⁻³ समझे क्यों किया मैंने, क्योंकि देखो ना ये कितना देगा, अभी पिछले क्वेश्चन में 10⁻5 था इसका, तो हाइड्रोजन आयन का कितना हो रहा था, 2 × 10⁻5। तो अगर कंसंट्रेशन ऑफ H2SO4 10⁻³ है तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस क्या होगा, इसका डबल, तो इसका डबल ही तो है 10⁻3। तो H प्लस का 10⁻3 है तो H2SO4 का क्या होगा, इसका आधा होगा, क्योंकि H प्लस तो इससे डबल जाने वाला है ना। तो ये कितना हो गया, 10⁻3/2। और कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है आपकी बेटा, मोल पर लीटर। क्या मीनिंग हुआ, 10 मतलब H2SO4 के 10⁻³ मोल 1 लीटर के अंदर डाले गए हैं। तो 1 लीटर में अगर इतने मोल हैं तो चूंकि हमें तो वॉल्यूम कितना दिया आपका बेटा, 1000 लीटर में डालना है ना, तो 1000 लीटर में कैसे निकालोगे, तो हम लोग क्या निकाल लेते हैं, मोल्स निकालना है। मोल्स = क्या होता है, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम, पढ़ा है ना हमने, मोल्स बराबर मोलरिटी इंटू वॉल्यूम, क्योंकि मोलरिटी = मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो मोलरिटी की जगह पे कितना रख दोगे, 10⁻³ इंटू वॉल्यूम कितना लेना है, 1000 लीटर में देखना है, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। तो जैसे ही करोगे तो कितने मोल्स आ जाएंगे, 1/2 मोल। 1 लीटर में अगर 10⁻³ मोल है तो 1000 लीटर में कितना होगा, इसको 1000 से जस्ट मल्टीप्लाई कर दो। मोल्स = मोलरिटी इंटू वॉल्यूम से कितना मोल आ गया, ½ मोल। हमें मोल नहीं, हमें तो क्या चाहिए, मास चाहिए। तो वेट ऑफ H2SO4 किसके बराबर हो जाएगा, वेट कैसे निकालोगे, मोल बराबर क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास। मोल बराबर क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास। तो वेट बराबर क्या हो जाएगा, मोल्स इंटू मोलर मास। ठीक है, तो यहां से मोल्स इंटू मोलर मास बस लगा दो और आंसर आ जाएगा। देखो तो मोल्स कितने हो गए, 1/2, मोलर मास कितना होता है 98, तो ये आंसर कितना आ जाएगा आपका 49 ग्राम। तो काफी अच्छा प्रॉब्लम है ये, है ना, पूछा जा सकता है इस तरीके का न्यूमेरिकल कि कितना वेट ऑफ H2SO4 डाला जाए। तो क्वेश्चन में फिर से बता देता हूं, 1000 लीटर पानी दिया था, उसके अंदर कितना H2SO4 डाला जाए ताकि पीएच वैल्यू 4 यूनिट से चेंज हो जाए। तो आप देख सकते हैं पीएच इनिशियली कितना था 7, और बाद में 4 यूनिट से चेंज होने का मतलब एसिड डालोगे तो पीएच हमेशा कम होना है। तो पीएच से हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस निकाले, और कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस से H2SO4 का कंसंट्रेशन मिलेगा। और अगर आपने कंसंट्रेशन निकाल लिया एक बार तो उसके मोल्स भी निकाल सकते हो। ठीक है, और मोल्स मिल गया तो मोल्स से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, मास निकाल सकते हैं। ठीक है, ये एडवांस में इस तरीके से इंटीजर टाइप में बना सकता था, बोलता कि अगर x ग्राम मास डिसॉल्व किया है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x + 1/10। तो x + 1/10 कितना हो जाता, 49 + 1 कितना हो जाता, 50, 50/10 कितना हो जाता, 5 आंसर हो जाता। तो ये क्वेश्चन इस तरीके के हमारे बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गए। और जो क्वेश्चन आपका 10⁻6 मोलर मैं बता रहा हूं कि 10⁻6 तक आप क्या कर सकते हैं, उसको, है ना, नेग्लेक्ट कर सकते हैं वाटर के कंसंट्रेशन को। क्यों नेग्लेक्ट करते हैं ये मैं आपको
कल की क्लास में इसके ऊपर न्यूमेरिकल लूंगा, है ना, कि 10 पावर माइनस 6 मोलर तक, अप टू 10 पावर माइनस 6 मोलर तक हम लोग नेग्लेक्ट करते हैं। और क्यों नेग्लेक्ट करते हैं वो कल की क्लास में समझेंगे, क्योंकि आपको मैं दिखाऊंगा कि परसेंट एरर आप जब वाटर को लेके चलो या वाटर को ना लेकर चलो तो परसेंट एरर आपका 1% का आता है, और इतना कम एरर पे हम लोग वाटर से जो H+ आएगा उसको नेग्लेक्ट करके चल सकते हैं। तो वो वाला चीज मैं आपको कल प्रूव करके दिखाऊंगा, जो मैंने थंब रूल आपको बताया कि क्या होता है। तो कल की क्लास में मैं वो न्यूमेरिकल आपको ले लूंगा कि किस तरीके से होता है। तो एसिडिक का काफी डिटेल मैंने करा दिया है ना। इसी तरीके से एक एक पार्ट जो एसिडिक के हैं, जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड था, इसी तरीके से वीक एसिड, मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, है ना, सबको हम लोग थोड़ा डिटेल में करेंगे। बेस वाला पार्ट जो है इट इज कंप्लीटली मिरर इमेज ऑफ एसिडिक पार्ट। तो आप एसिडिक में जो H+ निकालते हैं, बेसिक में क्या निकालते हैं आप, OH-। तो आप एसिड वाला एक बार सीख जाएंगे ना तो बेस वाला निकालना तो बिल्कुल सिमिलर है, इसके मिरर इमेज होता है। तो आज का लेक्चर में स्टॉप करता हूं, ठीक है, और कल हम लोग वहीं से आगे बढ़ेंगे, है ना, कुछ न्यूमेरिकल्स और लेंगे और मिक्सचर वाले पे आएंगे, धीरे धीरे करके एक एक के सबके pH निकालना हम लोग सीखेंगे। तो आज का लेक्चर में यही स्टॉप करता हूं। थैंक यू सो मच।